Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel. आज है हमारा एंटीबॉडी का पार्ट सेकंड। एंटीबॉडी के पार्ट फर्स्ट में हमने डिटेल में डिस्कस करा था अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज है हमारा एंटीबॉडी का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबॉडी। प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वैलेंसी, एविडिटी एंड एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी। उसके बाद हम ईच एंड एवरी एंटीबॉडी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन को, उसके स्ट्रक्चर को, सारी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आईजीजी एंटीबॉडी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी एंड आईजीई। इन सारी जो हमारी पांचों टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबॉडी। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी आती है वैलेंसी। वैलेंसी को सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि एक एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाना, उसके साथ जुड़ना, यही फंक्शन होता है एक एंटीबॉडी का। तो एक एंटीबॉडी कितने नंबर ऑफ एंटीजन्स के साथ जुड़ सकती है, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, तो सिंगल यूनिट ऑफ एंटीबॉडी या फिर एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी टोटल 2 एंटीजन्स के साथ जुड़ सकती है। ठीक है, 2 एंटीजन्स के साथ जुड़ सकती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक सिंगल यूनिट ऑफ एंटीबॉडी के पास 2 FAB पोर्शन होते हैं। 2 FAB का मतलब क्या है, यहाँ पे F का मतलब होता है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब पार्ट। एंटीबॉडी का वो पार्ट, वो फ्रेगमेंट जो एंटीजन के साथ जाके बाइंड करे, एंटीजन बाइंडिंग। तो ये हमारा एंटीबॉडी का फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। तो एक एंटीबॉडी के पास कितने FAB होंगे, 2 FAB होंगे। ठीक है, 2 FAB होंगे या 2 उसकी वैलेंसी होगी। वहीं अगर हम बात करें एक पेंटामेरिक एंटीबॉडी की, पेंटामेरिक एंटीबॉडी मतलब जब 5 एंटीबॉडीज एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो उसको हम पेंटामेरिक एंटीबॉडी बोलते हैं। तो एक पेंटामेरिक एंटीबॉडी के पास कितने FAB होंगे, अगर एक के पास 2 FAB हैं, 2 वैलेंसी है, तो 5 के पास कितनी होंगी, 10 FAB और 10 वैलेंसी होगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द वैलेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एफिनिटी। एफिनिटी बेसिकली क्या होता है, एंटीबॉडी कितनी स्ट्रांगली उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन के साथ जुड़ रही है, उसको हम एफिनिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये एक अटैचमेंट हो रहा है, ये एंटीबॉडी, ये एंटीजन है, ये अटैचमेंट हो रहा है, थोड़ा लूज अटैचमेंट है, तो यहाँ पे एफिनिटी थोड़ी कम है। अब देखिए बॉन्ड क्या हो गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब एफिनिटी क्या हो गई, एंटीबॉडी की बढ़ गई। तो एंटीबॉडी प्रॉपर्टी किसकी है, एंटीबॉडी की, मतलब वो क्या बता रही है कि जो एंटीबॉडी है इसके पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावरफुली इसके एंटीजन के साथ जुड़ रही है, उसे हम बोलेंगे एफिनिटी। सो एफिनिटी इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिंगल इंटरेक्शन बिटवीन एन एंटीबॉडी एंड द एपिटोप ऑफ द एंटीजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखिए, एक इरेगुलर शेप का ये एक एंटीजन है, ये नजर आ रहा है। ये एक हमारी फर्स्ट एंटीबॉडी है जो सर्कुलर शेप में है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंटीबॉडी है इसकी शेप भी किससे रिजेंबल कर रही है, एंटीजन के साथ, एंटीबॉडी सेकंड की। इस दोनों डायग्राम में आप कंपेयर करके देख पा रहे हैं कि एफिनिटी किसकी ज्यादा है। तो हमें नजर आ रहा है कि एंटीबॉडी सेकंड ज्यादा स्ट्रांगली उसके एंटीजन के साथ बाइंड कर रही है। तो यहाँ पे एंटीबॉडी सेकंड की एफिनिटी ज्यादा है कंपेयर टू एंटीबॉडी फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी एविडिटी। एविडिटी बेसिकली क्या होता है, एविडिटी को हम सिंपली बोल सकते हैं वैलेंसी और एफिनिटी दोनों को इंक्लूड करके हम एविडिटी प्रॉपर्टी कहलाती है वो एंटीबॉडी की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में आपको 2 एंटीबॉडीज नजर आ रही है, एंटीबॉडी फर्स्ट, एंटीबॉडी सेकंड। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों पेंटामेरिक नेचर की है, मतलब दोनों के पास एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट या वैलेंसी कितनी है, 10। दोनों में सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे जो एंटीजन है उसका स्फेरिकल मतलब थोड़ा सर्कल शेप का है यहाँ पे एंटीजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांगली इस टाइप की एंटीबॉडीज के साथ, एंटीबॉडी फर्स्ट में एंटीजन ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड हो रहा है एज कंपेयर टू एंटीबॉडी सेकेंड, क्योंकि एंटीबॉडी सेकेंड की शेप कैसी है, स्क्वायर। तो वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पा रहा उस स्फेरिकल एंटीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एविडिटी है वो किसकी ज्यादा हुई,
एंटीबॉडी फर्स्ट की। एविडिटी दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, वैलेंसी पर भी और एफिनिटी पर भी, ठीक है। इसलिए एविडिटी बेसिकली एक एंटीबॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ है। ओवरऑल का मतलब कि कितने नंबर ऑफ एंटीजेंस के साथ बाइंड हो रही है एंटीबॉडी और कितना स्ट्रांगली वो बाइंड हो रही है। उन दोनों ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो क्या कहलाती है, फिर एविडिटी। और तीनों में आपको डिफरेंस भी समझ आ गया। वैलेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ एंटीजन के साथ बाइंड हो रही है, एफिनिटी मतलब कितना स्ट्रांगली एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड हो रही है, और एविडिटी किस पे डिपेंड करती है, वैलेंसी पर भी और एफिनिटी पर भी। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी। इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है या फिर एक बीकर में, एग्जांपल के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, काफी सारे एंटीजेंस ए बी सी डी पी क्यू आर, काफी सारे एंटीजेंस, इसमें नंबर ऑफ एंटीजेंस, और हमारे पास जो एंटीबॉडी है वो है क्यू एंटीबॉडी। क्यू एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, इस क्यू एंटीजन के अगेंस्ट होगी, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी क्या कहलाती है कि इतने सारे एंटीजेंस के बीच में ये क्यू एंटीबॉडी डिफरेंशिएट करे कि मेरा एंटीजन कौन सा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। मतलब नंबर ऑफ एंटीजेंस के बीच में अपने एंटीजन को पहचान लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, दैट इज स्पेसिफिसिटी। और फिर इन सब के बीच में जाके उस क्यू एंटीजन के साथ जाके स्ट्रांगली बाइंड हो जाना, दैट इज सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी क्या होती है, हाउ वेल एन एंटीबॉडी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट एंटीजेंस, कितने अच्छी तरीके से कोई एंटीबॉडी अलग अलग एंटीजेंस के बीच में डिस्क्रिमिनेट करके अपने एंटीजन को पहचान पाए, दैट इज स्पेसिफिसिटी। और उसके बाद उसके पर्टिकुलर उस एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाए, उस मिक्सचर के अंदर उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाए, दैट इज सेलेक्टिविटी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबॉडी। अब हम डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी एंटीबॉडी को डिटेल में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द आईजीजी। आईजीजी जो एंटीबॉडी है, पांचों एंटीबॉडीज को अगर हम 100% माने तो 100% एंटीबॉडीज में से 70 to 80% तो हमारी क्या होती हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी के अंदर जो 100% एंटीबॉडीज हैं, उस 100% में से 70 to 80% हमारी आईजीजी एंटीबॉडीज होती है। इसका मतलब ये एंटीबॉडी मोस्ट अबंडेंट है। एमसीक्यू में जनरली पूछा जाता है कि पांचों एंटीबॉडीज में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो दैट इज आईजीजी। तो अमंग ऑल दी आईजीजी इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसका मैक्सिमम डेली प्रोडक्शन होता है। हमारा इम्यून सिस्टम अगर डेली पांचों एंटीबॉडीज को बना रहा है तो सबसे ज्यादा किसको बनाता है, आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी को। लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होती है इसकी अबाउट 23 डेज, और हाईएस्ट सीरम कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। ये पांचों एंटीबॉडीज में से इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। आईजीजी फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, IG1, IG2, IG3 एंड IG4, ठीक है। इन चारों में सिमिलैरिटी क्या है, हमने जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें डिस्कस करा था कि एक एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। और उसी के अंदर हमने ये भी डिस्कस करा था कि आईजीजी का नाम आईजीजी क्यों है, आईजीए का नाम आईजीए क्यों है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। यहाँ पे हम सुपरफिशियली रिवाइज करते हैं कि जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है उसके अंदर जो हैवी चेन होती है वो कौन से टाइप की होती है, गामा टाइप की होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, आईजीजी नाम है, ठीक है, क्योंकि उसमें हैवी चेन कैसी होती है, गामा टाइप की होती है। तो इन चारों एंटीबॉडीज के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, ये चारों के अंदर जो हैवी चेन है वो गामा टाइप की है। लेकिन चारों में डिफरेंस क्या है, हमने हैवी चेन में एक और चीज पढ़ी थी कि हैवी चेन के अंदर एक तो वेरिएबल पार्ट होता है और एक कांस्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो इन चारों में डिफरेंस क्या होता है कि जो कांस्टेंट पार्ट है इनका, इसका जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो चारों में अलग अलग है, इसलिए इनका नाम IG1, IG2, IG3 और IG4 है, ठीक है। मतलब ये चारों इसलिए आपस में अलग है क्योंकि इनके जो हैवी चेन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस इनके कांस्टेंट रीजन का, हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन का वो अलग अलग है। और इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 कैसे करी गई है, इनके डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। मतलब IG1 का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है हमारे सीरम में, देन IG2, देन IG3 एंड फाइनली IG4 का सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। एंड इट इज अ मोनोमेरिक एंटीबॉडी। एक मोनोमर आईजीजी कैसी रहती है, मोनोमर नेचर में, मतलब सिंगल यूनिट की एंटीबॉडी रहती है ये।
अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फंक्शंस ऑफ आईजीजी। आईजीजी का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है, क्या फंक्शन है। तो इट इज अ मार्कर ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन का मार्कर है आईजीजी। जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉनिक इन्फेक्शन से यहाँ क्या मतलब है वो हम समझते हैं। देखिए कोई पर्सन है हमारे पास, इस पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई पी नाम का एंटीजन इसकी बॉडी में एंटर कर गया, तो इस पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा इस पी एंटीजन के अगेंस्ट। जैसे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे वो एक एंटीबॉडी बनाएगा, किस टाइप की, पी एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि पी एंटीजन के अगेंस्ट बनी है तो पी एंटीबॉडी बनाएगा। यहाँ पे ये एंटीबॉडी कैसी बनी है, पी एंटीबॉडी, लेकिन इसका नेचर कैसा होगा, आईजीएम टाइप। ठीक है, इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि किसी पर्सन के अंदर जब पहली बार कोई एंटीजन एंटर करता है, इस पर्सन के अंदर जो ये पी एंटीजन है ये फर्स्ट टाइम एंटर करा है, तो इम्यून सिस्टम ने पी एंटीबॉडी बनाई, लेकिन आईजीएम नेचर की बनेगी। अब इसी पर्सन के अंदर जब सेकेंड टाइम ये पी एंटीजन जब सेकेंड टाइम एंटर करेगा, तो अब जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा वो वापस पी एंटीबॉडी ही बनेगी, लेकिन इसका नेचर कैसा होगा, आईजीजी टाइप होगा। डिफरेंशिएट समझ आ गया। फर्स्ट टाइम अगर आती है तो उस इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को भी हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उस रेस्पॉन्स को भी हम प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है या फिर जब प्राइमरी रेस्पॉन्स आता है तो आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी बनती है, और वहीं जब सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हो रहा है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन चल रहा है या सेकेंडरी रेस्पॉन्स आ रहा है, तो इम्यून सिस्टम फिर आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी बनाता है। इसलिए अगर किसी सैंपल में आपको पी एंटीबॉडी मिली, एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने पी एंटीजन लिया है, तो अगर उस सैंपल के अंदर आपको पी एंटीबॉडी आईजीजी नेचर की मिल रही है, तो वो ये बता रही है कि या तो ये सेकेंडरी एक्सपोजर है या फिर ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ठीक है, सो इट इज अ मार्कर ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन। यही अगर आपसे बोला जाता कि अक्यूट इन्फेक्शन का मार्कर क्या है, तो आप क्या बताते, आईजीएम एंटीबॉडी मार्कर है अक्यूट इन्फेक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन है आईजीजी का, अपीयर इन सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। और प्राइमरी रेस्पॉन्स में कौन सी है हमारी, आईजीएम, वो हम आईजीएम के फंक्शन में देखेंगे। थर्ड इसका फंक्शन है, इट कैन क्रॉस दी प्लेसेंटा। आईजीजी एंटीबॉडी मदर के ब्लड सर्कुलेशन से प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक जा सकती है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है इस डायग्राम में हम अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मदर का यूट्रस है, ये फीटस है, और ये आपकी प्लेस मतलब मदर की प्लेसेंटा है। ठीक है, अब मदर के सर्कुलेशन में आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रही है। आईजीजी टाइप की एंटीबॉडी ही क्यों क्रॉस करती है, उसका रीजन क्या है कि जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा के सेल्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रिसेप्टर सिर्फ किसको रिसीव करते हैं, ये आईजीजी एंटीबॉडी के जो एफसी पार्ट होता है ना, उसको ही रिसीव करते हैं। तो आईजीजी का जो एफसी पार्ट है उसके साथ आके जाके बाइंड हो जाएगा, और फिर ये रिसेप्टर्स एंडोसाइटोसिस की थ्रू, उसकी हेल्प से आईजीजी एंटीबॉडी को अंदर ले लेंगे, और फिर ये एंटीबॉडीज कहाँ जाएगी, फीटस के बॉडी के अंदर, फीटस के सर्कुलेशन के अंदर चली जाएगी। रीजन क्या है इसके पीछे, कि जो प्लेसेंटा सेल्स होती हैं उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आईजीजी के एफसी पार्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं, वो उसी को रिसीव करते हैं, उसी को एंडोसाइटोसिस करते हैं और फिर फीटस तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन भी है आपके सामने, व्हाई मदर प्रोवाइड ओनली आईजीजी एंटीबॉडी एंड नॉट आईजीएम। आईजीएम को प्रोवाइड ना करा के वो आईजीजी को ही क्यों प्रोवाइड कराती है, उसके रीजंस क्या क्या है। पहला रीजन, क्योंकि प्लेसेंटा सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आईजीजी एंटीबॉडी के लिए है। दूसरा रीजन, जो आईजीएम एंटीबॉडी होती है वो पेंटामेरिक नेचर की होती है, 5 एंटीबॉडीज मिलकर एक आईजीएम बनाती है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू आईजीजी। और जो आईजीएम एंटीबॉडीज होती हैं वो सिर्फ रिसेंट इन्फेक्शंस में प्रेजेंट होती है, ये भी आप कोरिलेट कर लेंगे। अगर मदर आईजीएम टाइप की, फॉर एग्जांपल मदर आईजीएम टाइप की एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर रही है अपने फीटस को, तो वो क्या दे रही है, इम्यूनिटी दे रही है, लेकिन जो उनको रिसेंट इन्फेक्शन है वो उसी के अगेंस्ट, मतलब उस ड्यूरेशन में जो मदर को इन्फेक्शन हो रहा है उसी के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी दे रही है।
और वहीं अगर मदर आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज को दे रही है, आईजीजी टाइप की एंटीबॉडीज के रूप में इम्यूनिटी दे रही है अपने फीटस को, इसका मतलब उन्होंने एंटायर लाइफ में उनको जो जो इन्फेक्शंस हो गए उस सबके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनी बनाई किसको दे रही है, अपने फीटस को दे रही है। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस कि आईजीजी एंटीबॉडी ही प्लेसेंटा को क्यों क्रॉस करती है। नेक्स्ट हमारी जो फंक्शन है आईजीजी का, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का हमने सिंपली अंडरस्टैंड भी करा था पार्ट फर्स्ट में, यहाँ पे हम एक रिवाइज करते हैं, डिटेल में समझते हैं ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की बॉडी में या हमारी बॉडी में ये एंटीजन एंटर कर गया, एंटीजन एंटर कर गया तो हमारे इम्यून सिस्टम ने इसके अगेंस्ट क्या बना ली, एंटीबॉडी बना ली। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जो इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है ना, वो ये नहीं पहचान पाती कि मेरी बॉडी के अंदर जो चीज आई है वो एंटीजेनिक है या नॉन एंटीजेनिक है, वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, वो मेरी खुद की है या कोई फॉरेन मटेरियल है, वो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, एक बीच का मीडिएटर बना देता है, वो है आपकी एंटीबॉडीज। फिर ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन के साथ जाके बाइंड हो जाती है, और बाइंड का मतलब क्या है, सिंपली ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एंटीजन को मार्क कर देती है जाके। जैसे ये ब्लड सर्कुलेशन है, इसके अंदर ये एंटीजन आ गया, ठीक है, अब मेरा ये जो ये इम्यून सिस्टम है उसको नहीं पहचान पा रहा कि ये मेरे लिए एंटीजेनिक है या नहीं है, वो नहीं पहचान पा रहा, लेकिन वो ये जान जाएगा कि अगर इस एंटीजन के पास जाके कोई एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एंटीबॉडी जिस चीज के साथ जुड़ी हुई है वो पर्टिकुलर चीज मेरे लिए हार्मफुल है, मेरे लिए एंटीजेनिक है, मुझे उस चीज को डिस्ट्रॉय करना है। तो एंटीबॉडी बेसिकली क्या करती है, उस एंटीजन को मार्क करके रख देती है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, एक और चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। यहाँ पे हम सुपरफिशियल अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एंटीजन को डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो एंटीजेनिक है या नहीं है, लेकिन ये किसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन को। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करा था कि ये एंटीबॉडी है तो इसका ये वाला पार्ट क्या होता है, एफसी। यहाँ पे एफसी का मतलब ही क्या है, कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग फ्रेगमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ जुड़ता हो। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स किसके साथ जुड़ते हैं, एंटीबॉडी के एफसी पार्ट के साथ जुड़ते हैं। एफसी पार्ट के साथ भी कब जुड़ेंगे, जब ये एंटीबॉडी किससे जुड़ी होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन के साथ। जैसे ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी आके जुड़ गई, जैसे ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंटीबॉडी का जो एफसी पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेटेड एफसी पार्ट है, जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है वो आके इससे बाइंड हो जाते हैं और आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ऑप्सोनाइजेशन से क्या होता है, मार्किंग होती है। मार्किंग से दो प्रोसेस है यहाँ पे, पहला क्या हुआ, एक्टिवेशन हो गया क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जैसे क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, तो यहाँ पे 5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, C5b, C6, C7, C8 और C9। ये पांचों के पांचों कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में कहा जाता है मैक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जैसे ये, अब जैसे ये था, देखो ये एंटीजन था जो मेरी बॉडी के अंदर घुसा था, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, एक मैक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब जो वो मैक कॉम्प्लेक्स बना है वो इस पर्टिकुलर एंटीजन के ऊपर जाके गिरता है और उसके अंदर पोर्स बना के उसको पूरी तरीके से उसका लाइसिस कर देता है। लाइसिस कौन करता है, मैक कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। का नाम मैक क्यों है, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर एंटीजन की मेम्ब्रेन पे अटैक करता है, उसका लाइसिस कर देता है। ठीक है, सो दिस इज द वन पाथवे। सेकेंड पाथवे क्या है, ऑप्सोनाइजेशन का सेकेंड क्या है पाथवे, ये एंटीजन है, एंटीबॉडी ने इसको मार्क करके रख दिया। अब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एक टाइप ऑफ WBC घूम रही है जो कि है हमारी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के ऊपर बेसिकली क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं जो आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी पार्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो जैसे ही वो एफसी पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा एंटीजन से बाइंड होने के बाद, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही बाइंडिंग होगी तो न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो जाएगी। न्यूट्रोफिल के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं
उन ग्रैन्यूल्स के अंदर भी कुछ केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे ही न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होती हैं, वो जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, उनका डीग्रैन्युलेशन हो जाता है और जो सारे केमिकल्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। फिर वो केमिकल्स क्या करते हैं, इस एंटीजन का फेगोसाइटोसिस, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्सोनाइजेशन का फाइनल रिजल्ट आता है लाइसिस ऑफ एंटीजन, और इस तरीके से जो हमारी एंटीबॉडी है वो हमें हेल्प करती है उस पर्टिकुलर एंटीजन का लाइसिस करने में। तो एंटीबॉडीज बेसिकली सिर्फ हेल्पर है, वो डायरेक्ट एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। सो दिस इज द ऑप्सोनाइजेशन इन विच इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ पैथोजन इज मार्किंग होती है बेसिकली फॉर फेगोसाइटोसिस बाय कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और बाय न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है हमारा आईजीजी का फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। सॉरी, मतलब ये थ्योरी है। मेनली IG3 और IG1 और IG2 ये तीनों एंटीबॉडीज कर सकती हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन। कैसे करेंगी, जो IgG एंटीबॉडी है उसका जो FC रीजन है वो बाइंड कर जाएगा कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स के साथ, और जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का क्लासिकल पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें से C5b, C6, C7, C8, C9 एक्टिवेट हो जाएंगे और सारे मिलकर क्या बनाएंगे, एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दिस कॉम्प्लेक्स फिर क्या करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मेम्ब्रेन को अटैक करेगा और उसके बाद उसका क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा। अगर हम चारों आईजीजी टाइप की बात करें तो उसमें IG3 सबसे ज्यादा एक्टिवेटर होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए, और जो IG4 होता है वो बेसिकली फिक्सिंग नहीं करता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्टिवेट नहीं करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस, जो न्यूट्रोफिल्स ने करा था। कैसे करा था, जो फेगोसाइटिक सेल है न्यूट्रोफिल, उनके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, किसके लिए, FC पार्ट ऑफ IgG एंटीबॉडी के लिए। दिस बाइंडिंग एक्टिवेट्स द फेगोसाइटिक सेल्स और उससे क्या कर देगी, फिर फेगोसाइटोसिस कर देगी। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन IgG का, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोई वायरस है जो मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। फॉर एग्जाम्पल कौन सा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, दैट इज HBV। ठीक है, जो HBV वायरस है वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। उस HBV वायरस के ऊपर क्या होते हैं, कुछ बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, जैसे इसके ऊपर क्या है, सरफेस प्रोटीन है। ठीक है, इस प्रोटीन की हेल्प से वो मेरे जो सेल्स होते हैं उनको जाके अटैक करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HBV वायरस हमें पता है क्या कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर, हेपेटाइटिस कॉज करता है। हेपेटाइटिस ही क्यों कॉज करता है, क्यों या फिर हम बोल सकते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद से लिवर सेल को अटैक क्यों करता है, स्टमक के सेल, बाकी सेल्स को अटैक क्यों नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि जो लिवर सेल्स होते हैं उनके ऊपर भी एक रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। वो रिसेप्टर्स किसके लिए हैं, उस वायरस के सरफेस एंटीजन के लिए है। तो जैसे ही वो वायरस मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उस सरफेस एंटीजन की हेल्प से वो मेरे इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, और उसके बाद वायरस क्या करता है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल मेरे लिवर सेल के अंदर एंटर कर देता है और मेरी पूरी मशीनरी को कंट्रोल में कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से उसकी पैथोजेनेसिस होती है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं, इसलिए हमने इस एग्जांपल को लिया। फॉर एग्जांपल ये वायरस है, इस वायरस के ऊपर ये एंटीजन है और ये नीचे मेरी सेल है, टारगेट सेल है इस वायरस के लिए। इस टारगेट सेल के ऊपर, ये सेल के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इनके बीच में बाइंडिंग होने के बाद जेनेटिक मटेरियल को एंटर कर देगा और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। लेकिन IgG क्या करती है, यहीं पे आपको ये चीज भी समझाते हैं कि वैक्सीन जब हमें लगता है ना, वैक्सीन हमें बेसिकली क्यों लगता है, हमें हेपेटाइटिस का भी वैक्सीन लगता है। तो हेपेटाइटिस का वैक्सीन जब हमें लगता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन के थ्रू सरफेस एंटीजन को एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बना लेती हूँ, एंटीबॉडीज बना लेती हूँ। अब मैंने उसके लिए क्या बना रखी है, एंटीबॉडीज बना रखी हूँ सरफेस एंटीजन के लिए, जिससे वायरस मेरे साथ बाइंड हो रहा था। ठीक है, अब जब कभी फ्यूचर में हेपेटाइटिस वायरस मेरी बॉडी के अंदर नेचुरली एंटर करेगा, तो वो जो एंटीबॉडीज मैंने बना रखी है वो उस वायरस के साथ पहले ही जुड़ जाएगी, और उसको किसके साथ नहीं जुड़ने देगी, लिवर सेल के साथ नहीं जुड़ने देगी। इसी बाइंडिंग को हम न्यूट्रलाइजेशन कह रहे हैं, कि वायरस मेरी लिवर सेल के साथ जुड़े उससे पहले एंटीबॉडीज किसके साथ जुड़ गई, उस वायरस के साथ जुड़ गई। यही है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, सो वायरस रिप्रेजेंट सर्टेन प्रोटीन्स थ्रू विच इट कैन बाइंड विद द टारगेट सेल, उसके टारगेट सेल से हमें बाइंड हो जाता है। इस बाइंडिंग के बाद जो वायरस है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देता है हमारे टारगेट सेल के अंदर। लेकिन अगर, तो मतलब फर्स्ट स्टेप क्या हुआ वायरस के लिए, हमारे टारगेट सेल्स को अटैक करने का अटैचमेंट। पहला स्टेप क्या होता है वायरस का, अटैचमेंट होता है। इस अटैचमेंट को ही हमें रोकना है।
आईजीजी एंटीबॉडी क्या करेगी, वायरल प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाएगी और उसको ब्लॉक कर देगी, जिससे वायरस जो है वो किससे अटैच ना हो सके, हमारे टारगेट सेल के साथ अटैच नहीं हो सके और हमारे टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय ना करे। इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है, इट मीडिएट्स प्रेसिपिटेशन बट नॉट एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडी। एग्लूटिनेशन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हीम एग्लूटिनेशन का एग्जांपल लेते हैं। हीम एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। आरबीसीज को इकट्ठा, यहाँ पे आरबीसी कैसे एक्ट कर रही है, एज ए एंटीजन। इस एंटीजन के अगेंस्ट हमने क्या ली, एंटीबॉडीज को इकट्ठा करने में हेल्प करने के लिए। ठीक है। अब अगर इमेजिन करिए कि एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, आईजीजी एक मोनोमेरिक नेचर की एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी है जो सिर्फ दो ही एंटीजेंस के साथ जुड़ सकती है। तो जब वो दो एंटीजेंस के साथ जुड़ेगी, सिर्फ दो ही एंटीजेंस को या दो ही आरबीसीज को जोड़ पा रही है, तो हमें दो आरबीसी इकट्ठी होकर एग्लूटिनेशन नहीं नजर आ पाएगा। ठीक है। जब तक बहुत सारी आरबीसीज इकट्ठी नहीं हो जाएगी तब तक हमें एग्लूटिनेशन नजर नहीं आएगा। तो एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी एग्लूटिनेशन नहीं दिखा पाती क्योंकि उसके पास जो नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, उसकी वैलेंसी है, वो सिर्फ क्या है, 2 है, जिससे वो एग्लूटिनेशन तो नहीं दिखा पाती, लेकिन हाँ वो क्या दिखा सकती है, हमें प्रेसिपिटेशन शो कर सकती है। So IgG antibody is monomeric in nature, so it cannot show agglutination reaction, but it can show precipitation reaction. नेक्स्ट एंटीबॉडी है हमारी IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी लगभग हमारी 5 to 8% है, 100% में से लगभग 5 से 8% हमारी कौन सी होती है, IgM टाइप की एंटीबॉडी। लेकिन IgM एंटीबॉडी का हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होता है। सारी पांचों एंटीबॉडी सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, वजन किसका ज्यादा होता है, किसका होता है, हमारे IgM एंटीबॉडी का। It present in intravascular compartment only and not in body fluids and not in secretions. IgM एंटीबॉडी इंट्रावेस्कुलरली प्रेजेंट होती है, मतलब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट रहती है, हमारे बॉडी के सिक्रीशंस में, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हमें IgM एंटीबॉडीज नहीं मिलती हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली एमसीक्यूज में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो सिर्फ इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट रहती है, तो दैट इज IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मोनोमेरिक फॉर्म में भी और पेंटामेरिक फॉर्म में भी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो IgM एंटीबॉडीज होती हैं वो पेंटामेरिक नेचर में भी होती हैं और मोनोमेरिक नेचर की भी होती हैं। सो मोनोमेरिक नेचर मतलब सिंगल यूनिट ऑफ एंटीबॉडी, और 5 एंटीबॉडीज जुड़ के किससे जुड़ती हैं, J चेन से जुड़ती हैं। तो 5 एंटीबॉडी जुड़कर क्या बनाती है, पेंटामेरिक IgM। अब कहाँ मोनोमेरिक होती है, कहाँ पेंटामेरिक होती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जब आरबीसीज हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यून सेल्स है ना, बी सेल्स, उनके ऊपर प्रेजेंट रहती है तो वो मोनोमेरिक फॉर्म में रहती है। और जब आरबीसीज हमारे ब्लड सर्कुलेशन में या इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में जब फ्री फॉर्म में घूमती है तो फिर वो पेंटामेरिक नेचर में रहती है। ठीक है। अब बी सेल्स के ऊपर क्यों प्रेजेंट होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फंक्शंस ऑफ IgM। तो इट विल बी अवेलेबल इन अक्यूट इन्फेक्शन या इट इज अ मार्कर ऑफ अक्यूट इन्फेक्शन। सैंपल में अगर आपको IgM टाइप की एंटीबॉडी नजर आ रही है तो आपको क्या बता रही है कि ये एक अक्यूट इन्फेक्शन है। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की एंटीबॉडी है। ठीक है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग की अगर हम बात करें तो IgG के पास कितने कॉम्प्लीमेंट मतलब कितने फ्रेगमेंट होते हैं, FC ओनली 1। और IgM के पास कितने होते हैं, 5 FC पार्ट होते हैं। ठीक है। तो ज्यादा पोटेंशियल, ज्यादा पावर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने की किस में हुई, IgM के अंदर हुई। तो IgM एंटीबॉडी क्या होती है, इट इज द मोस्ट पोटेंट, सबसे ज्यादा पोटेंट है, मतलब ज्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर किस चीज को एक्टिवेट करने का, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करने का। क्यों, क्योंकि इस पर मल्टीपल कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग या फिर 5 FC रीजन्स होते हैं, इस वजह से ये पोटेंशियल ज्यादा रखती है। इट एक्ट एज ए BCR की तरह एक्ट करती है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डायग्राम से आपको इजी समझ आएगा। हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर बी सेल्स होती हैं, एग्री। बी सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, उन रिसेप्टर्स की अलग अलग शेप होती है। उसका रीजन क्या होता है, हमारे सर्कुलेशन में बेसिकली बी सेल्स के ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, काफी सारे ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। उन सारे ग्रुप्स में सिमिलैरिटी क्या होती है, मतलब ग्रुप्स के अंदर जो बी सेल्स, उसमें सिमिलैरिटी क्या होती है कि सबके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहेंगे उनकी सबकी शेप सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक ग्रुप,
ये सेकेंड ग्रुप। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है रिसेप्टर्स की शेप कैसी है, सर्कुलर शेप है, यहाँ पे वी शेप है या ट्राइंगल शेप में, वी शेप में प्रेजेंट है, यहाँ स्क्वायर शेप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, सारे ग्रुप्स में अलग क्या होती हैं, शेप्स होती हैं रिसेप्टर्स की। ये रिसेप्टर्स बेसिकली क्या है, आईजीएम एंटीबॉडी है जो मोनोमेरिक नेचर की है, ठीक है। इनका क्या काम होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी के अंदर जब कोई सर्कुलर ऐसा सर्कल शेप का एंटीजन, स्फेरिकल शेप का एंटीजन मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो ये एंटीजन किसके साथ जुड़ेगा, ना इस वाले ग्रुप के साथ जुड़ेगा ना इस वाले ग्रुप के साथ जुड़ेगा, वो इस वाले ग्रुप के साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी शेप किससे रिजेंबल, सर्कल की शेप किससे रिजेंबल कर रही है, इस वाली एंटीबॉडी के साथ, तो ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा। जैसे ही इसके साथ जुड़ेगा तो बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, जैसी बी सेल्स एक्टिवेट होंगी तो ये क्या बनाएंगी, फिर प्लाज्मा सेल्स बनाएंगी। जैसी प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स आपको क्या बना के देगी, एंटीबॉडी बना के देगी, और यहाँ पे भी जो एंटीबॉडी का शेप होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि जो प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनती है उसकी शेप उस पर्टिकुलर क्लोन के बी सेल्स, क्लोन मतलब ग्रुप, उस बी जहां से वो प्लाज्मा सेल्स आई हैं, जिस बी सेल ने उसको बना के भेजा है, उस बी सेल के ऊपर जो आईजीएम लगा है और यहाँ से जो एंटीबॉडीज बनी है, इन दोनों की शेप एकदम सेम होती है, एक दूसरे से रिजेंबल करती है। और इसी, या फिर हम कह सकते हैं इसी शेप का क्यों बना, क्योंकि इसी शेप की आईजीएम एंटीबॉडीज इस ग्रुप ऑफ बी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट थी, ठीक है। अगर इस टाइप का एंटीजन एंटर करा तो वो इसके साथ आके जुड़ेगा, स्क्वायर शेप का एंटीजन एंटर करा तो यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। तो आईजीएम का काम क्या होता है, इट एक्ट एज ए बी सेल रिसेप्टर, बी सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर की तरह काम करती है। जैसे ही कोई इससे रिजेंबल करता हुआ एंटीजन आ जाएगा, ये एक्टिवेट हो, बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगी, प्लाज्मा सेल्स बना देगी, प्लाज्मा सेल्स फिर जो एंटीबॉडीज बनाएगी, उस एंटीबॉडी का शेप किससे रिजेंबल करेगा, इस आईजीएम एंटीबॉडी से रिजेंबल करेगा। सो इट एक्ट एज अ बीसीआर। और कैसे प्रेजेंट रहती है आईजीएम जब बीसीआर की तरह काम करती है, तो मोनोमेरिक नेचर में। नेक्स्ट इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन हमने अंडरस्टैंड कर ही लिया है, और हमें यहाँ भी नजर समझ आ जाएगा कि ऑप्सोनाइजेशन आईजीजी से हम कंपेयर करें तो आईजीएम ज्यादा पोटेंशियल रखती है ऑप्सोनाइजेशन करने की। उसके पास एफएवी कितने हैं, 10, तो 10 एंटीजन को एक साथ वो क्या कर सकती है, मार्क कर सकती है, ठीक है। और वहीं वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, न्यूट्रोफिल्स को एक साथ ज्यादा एक्टिवेट कर सकती है एज कंपेयर टू आईजीजी। इट प्रोवाइड फीटल इम्यूनिटी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जब फीटस 20 हफ्ते का हो जाता है, 20 वीक्स का, तो 20 वीक्स से पहले जो बच्चे को, फीटस को इम्यूनिटी मिल रही थी वो मदर से मिल रही थी आईजीजी के रूप में। अब 20 वीक्स के बाद अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है आफ्टर 20 वीक्स। जैसे 20 हफ्ते हो गए उसके बाद उस फीटस का खुद का इम्यून सिस्टम इतना प्रॉपर बन चुका है, तो वो क्या कर सकता है, 20 हफ्ते बाद उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को बना सकता है। तो आफ्टर 20 वीक्स इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा, उसका आईजीएम टाइप की एंटीबॉडीज बनाएगा। सो क्या प्रोवाइड कराएगी आईजीएम एंटीबॉडी, फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी। द फर्स्ट एंटीबॉडी जो सिंथेसाइज होती है फीटल लाइफ में आफ्टर 20 वीक्स, वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी। और 20 हफ्ते से पहले जो मदर से इम्यूनिटी मिल रही थी आईजीजी टाइप की, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है फीटस को। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर बच्चे के सैंपल में हमें क्या नजर आ रही है, आईजीएम टाइप की एंटीबॉडीज नजर आ रही है, तो वो इंडिकेट कर रही है या फिर डायग्नोसिस कर रही है अबाउट द कंजेनाइटल इन्फेक्शन। वो आपको ये बता रही है कि इस बच्चे के सैंपल के अंदर आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी मिल रही है, तो ये कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंट्रावेस्कुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है ये आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी। तो मेरे ब्लड के अंदर, मेरे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आएगा तो उसको क्या करेगी, उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करेगी। सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंट्रावेस्कुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेप्टिक्सीमिया। सेप्टिक्सीमिया क्या होता है, जब हमारे ब्लड में कोई बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड के अंदर, तो हम सेप्टिक्सीमिया बोलते हैं। तो सेप्टिक्सीमिया के अगेंस्ट जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो कौन सी है, हमारी आईजीएम एंटीबॉडी। इट मीडिएट्स एग्लूटिनेशन। ये भी हमें समझ आ रहा है कि एक आईजीएम 10 आरबीसी के साथ जुड़ के, 10 एंटीजन के साथ जुड़ के उसको एग्लूटिन इकट्ठा कर सकती है, उसके पास पावर है क्योंकि उसके पास 10 एफएबी है, उसके पास पावर है, तो इट मीडिएट्स एग्लूटिनेशन, ये शो करती है आईजीएम।
नेक्स्ट है हमारी एंटीबॉडी IgA एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी लगभग 100% में से 10 to 15% होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो एंटीबॉडी है आफ्टर IgG, वो कौन सी है? हमारी IgA एंटीबॉडी। ठीक है, सो इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। इट एग्जिस्ट इन बोथ, ये दोनों नेचर में प्रेजेंट रहती है, मोनोमेरिक में भी और डायमेरिक में भी। मोनोमेरिक में और डायमेरिक में कैसे रहती है समझते हैं हम। दो टाइप में एंटीबॉडीज होती है, एक सीरम के अंदर प्रेजेंट रहती है IgA, और हमारी बॉडी के सिक्रीशंस में प्रेजेंट रहती है IgA। तो जब वो सीरम के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगी तो वो मोनोमेरिक नेचर में रहेगी, और जब वो हमारे सिक्रीशंस में प्रेजेंट रहेगी तो फिर वो डायमेरिक में रहेगी। डायमेरिक का मतलब क्या है? दो IgA एंटीबॉडीज जुड़ रही हैं J चेन से, तो उसको हम बोलेंगे डायमेरिक IgA एंटीबॉडी। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बेसिकली इसका। ठीक है, सो फंक्शन क्या है? पहले मोनोमेरिक की बात कर लेते हैं। तो सिंपल वही है जो हमने IgG में पढ़ा था, वो जो मोनोमेरिक नेचर की थी। तो यहाँ पे भी IgG क्या कर सकती है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, जिसको हम ADCC बोलते हैं, मतलब वो ऑप्सोनाइजेशन कर सकती है और फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हेल्प से। कोई जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड में कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गया तो IgA एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी, न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट कर देगी। न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा? उसका फैगोसाइटोसिस करके उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स का क्या हो रहा था? डीग्रैनुलेशन। तो IgA एंटीबॉडी एक तो ADCC को मीडिएट करती है और डीग्रैनुलेशन करती है इम्यून सेल्स का, उसके बाद एंटीजेंस को क्या कर देती है? वो डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है, सीरम IgA। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्रीटरी IgA का। तो सिक्रीटरी IgA का प्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए डायग्राम में हमें इजीली समझ आ जाएगा। ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन में क्या प्रेजेंट रहते हैं? हमारे प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन में क्या प्रेजेंट रहते हैं? प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो प्लाज्मा सेल ने क्या बनाई? एंटीबॉडी। यहाँ प्लाज्मा सेल जो IgA टाइप की एंटीबॉडी बनाएगा वो किस टाइप की बनाएगा? डायमेरिक नेचर की। डायमेरिक नेचर में ये एक एंटीबॉडी दूसरी J चेन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अभी जो डायमेरिक IgA एंटीबॉडी है ये कहाँ जाएगी? ब्लड सर्कुलेशन से म्यूकोजा के एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ठीक है, ये म्यूकोजल सेल्स भी हम बोल सकते हैं। तो म्यूकोजा के एपिथेलियल सेल्स के अंदर गई। यहाँ पे सेल क्या बनाता है? एक सिक्रीटरी कंपोनेंट को बनाता है, और सिक्रीटरी कंपोनेंट को इससे अटैच कर देता है डायमेरिक IgA के साथ। जैसी अटैचमेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सिक्रीटरी कंपोनेंट क्या करता है? इस IgA एंटीबॉडी को हेल्प करता है कि इस लाइन को क्रॉस करके कहाँ जा सके? ल्यूमन में जा सके। जो हमारी गट है, जो GIT ट्रैक का ल्यूमन है, वहां तक ये जा सके। सिक्रीटरी कंपोनेंट यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ये IgA एंटीबॉडी इस लाइनिंग पे आके, जैसे वो एग्जांपल जो हमारी GIT लाइनिंग होती है ना, उस लाइनिंग की पूरी बॉर्डर पे पेंट की तरह ये एंटीबॉडी लगी रहती है। ठीक है, अब आपने अगर कोई भी आपने फूड लिया, कंटामिनेटेड फूड लिया, जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरस है, आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, GIT ट्रैक में एंटर कर जाएगा। तो अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी GIT ट्रैक में एंटर कर गया है तो ये IgA क्या कर लेगी? उसको वहीं पकड़ लेगी और आपकी सेल्स के अंदर इन्वेड या फिर एंटर करने नहीं देगी। ठीक है, जिससे आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी? इससे सेफ होने, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है बेसिकली ये। ठीक है, सो प्रोडक्शन कैसे होता है सिक्रीटरी IgA का? डायमेरिक सिक्रीटरी IgA सिंथेसाइज हो जाती है प्लाज्मा सेल से, फिर डायमेरिक नेचर की जो है। फिर सिक्रीटरी कंपोनेंट सिंथेसाइज होता है म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स के अंदर, जो हेल्प करता है डायमेरिक IgA को कि वो एपिथेलियल सरफेस को क्रॉस करके कहाँ पहुंच सके? ल्यूमन तक पहुंच सके। ल्यूमन में सिक्रीटरी IgA का फंक्शन क्या रहेगा? कि IgA एंटीबॉडी वहां बाइंड रहेगी म्यूकोजल लाइनिंग पे, फॉर एग्जांपल GIT लाइनिंग वो हो सकती है। सो एनी बैक्टीरिया, कोई वायरस एंटर करेगा GIT के थ्रू तो उसको वहीं न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक है, वहीं बाइंड करके रख लेगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, जिससे ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। That is why secretory IgA is also said to be antiseptic paint of our mucosal lining. इसे IgA को एंटीसेप्टिक पेंट भी कहा जाता है। एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रही है और पेंट की फॉर्म में पूरी बॉर्डर पे लगी हुई है, तो एंटीसेप्टिक पेंट। म्यूकोजल लाइनिंग के साथ साथ ये हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकोजल लाइनिंग में, यूरोजेनाइटल म्यूकोजल लाइनिंग में, कंजक्टाइवल म्यूकोजल लाइनिंग में भी प्रेजेंट रहती है IgA एंटीबॉडी। Why secretory IgA antibody are named as secretory? इसको हम हमने इसको secretory ही नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे बॉडी सिक्रीशंस में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी हमारी IgA प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल सिक्रीशंस जैसे कि GIT के सिक्रीशंस हुए, रेस्पिरेटरी के सिक्रीशंस हुए, यूरोजेनाइटल, टीयर्स, सलाइवा, मिल्क, इन सब में कौन सी रहती है? हमारी IgA टाइप की एंटीबॉडीज रहती हैं।
ब्रेस्ट मिल्क जो होता है मदर का, वो सबसे ज्यादा रिच होता है सिक्रीटरी आईजीए के अंदर, जो फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए जो फीटर या जो बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाते, उनके अंदर आईजीए का जो लेवल है वो कम रहता है, और कम रहने की वजह से उन बच्चों को जीआईटी इन्फेक्शन और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एंटीबॉडी, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ई, आईजीई। आईजी की अगर हम बात करें तो इसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होता है, अमंग ऑल दी पांचों एंटीबॉडी में सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा आईजीई एंटीबॉडी का। शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है उसकी, और इसकी डेली जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे कम होता है, मिनिमम प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन कोई जो एलर्जिक पर्सन, उनके अंदर इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है वो। फंक्शंस ऑफ आईजी की अगर हम बात करें, इट एक्ट इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। किस में काम करती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, एलर्जिक रिएक्शन में काम करती है। कैसे काम करती है, डायग्राम से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी भी पर्सन को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, तो जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो उस डस्ट पार्टिकल से जो यहाँ पे एंटीबॉडी आके जुड़ेंगी, वो कौन सी जुड़ेंगी? आईजीई टाइप की एंटीबॉडी। ठीक है, अब आईजीई एंटीबॉडी जुड़ गई, मतलब यहाँ पे एक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? मास सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन मास सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं? उस आईजीई एंटीबॉडी के एफसी पार्ट के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं मास सेल्स के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो आईजीई एंटीबॉडी अपने एफसी पार्ट की हेल्प से कहाँ जुड़ जाएगी? मास सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाएगी। जैसे ही बाइंडिंग होगी, तो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद जो ये मास सेल्स हैं, बेसिकली ये एक्टिवेट हो जाएंगी। इन मास सेल्स के अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन ग्रैन्यूल्स में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं। तो मास सेल जैसे एक्टिवेट हुई, उस ग्रैन्यूल्स का क्या हो जाएगा? डी ग्रैन्युलेशन, ये बर्स्ट हो जाएंगे और केमिकल्स को बाहर रिलीज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वो क्या है हमारा? हिस्टामीन। एक केमिकल है हिस्टामीन, जो मास्ट सेल्स रिलीज कर देगा। फिर ये जो हिस्टामीन है, ये क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शंस को शो करता है, जैसे कफिंग, खांसी आती है, छींकना आता है, स्नीजिंग, कफिंग, सारी एलर्जिक रिएक्शन किसकी वजह से आ रही है? ज्यादातर हिस्टामीन की वजह से। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल कौन है? आईजीई एंटीबॉडी। तो आईजीई एंटीबॉडी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर एक्ट करती है। अगर किसी पर्सन को एलर्जी है किसी एलर्जन से, तो ये एलर्जन किसके साथ जुड़ जाएगा? उस एंटीबॉडी के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। ये कॉम्प्लेक्स भी फर्दर किस पे अटैच होगा? मास सेल्स के ऊपर। इस अटैचमेंट से मास सेल के ग्रैन्यूल्स का क्या हो जाएगा? डी ग्रैन्युलेशन। फिर कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, जैसे कि हिस्टामीन, जो क्या करेगा? फिर एलर्जिक रिएक्शंस लाइक स्नीजिंग एंड कफिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। आईजीई एंटीबॉडी हमें पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगर हम बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट एंटर कर रहा है, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें आईजीई एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई पैरासाइट है मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, इस पैरासाइट के ऊपर कुछ पैरासिटिक प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, कुछ उसके एंटीजन्स प्रेजेंट रहेंगे। इस एंटीजन के अगेंस्ट ये आईजीई एंटीबॉडी बनाई गई है, और इसके अगेंस्ट ही जाके जुड़ जाएगी। जुड़ते ही इसका जो एफसी पार्ट है किसके साथ जुड़ेगा? हमारी ब्लड सर्कुलेशन में इओसिनोफिल्स जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, तो इओसिनोफिल्स के ऊपर भी जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो आईजी की एफसी पार्ट के अगेंस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एफसी पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, उस एक्टिवेशन से किसके साथ जुड़ जाएगा? इओसिनोफिल के रिसेप्टर्स के साथ। जैसे ही बाइंडिंग होगी, इओसिनोफिल्स क्या हो जाएंगी? एक्टिवेट हो जाएंगी, और एक्टिवेटेड इओसिनोफिल्स यहाँ पे रिलीज करेंगी प्रोटीन्स, मेजर बेसिक प्रोटीन। और जो मेजर बेसिक प्रोटीन है, फिर उस पैरासाइट को इसको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आईजीई एंटीबॉडी हमें क्या प्रोवाइड करती है? पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। यही पैरासाइट्स के अंदर ये भी कहा जाता है कि जिस भी पर्सन को ये मिलता है, जिस भी पर्सन को पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है, तो उस पर्सन के अंदर आपको इओसिनोफिल्स का काउंट काफी ज्यादा इंक्रीज मिलता है, या फिर हम उसको बोलते हैं इओसिनोफिलिया। ब्लड के अंदर इओसिनोफिल्स का काउंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उसका रीजन यही है। सो एफएबी पार्ट से तो एंटीबॉडी जुड़ गई पैरासाइट एंटीजन के साथ, एफसी पार्ट के साथ किसके साथ जुड़ गई? इओसिनोफिल के साथ। इस बाइंडिंग से इओसिनोफिल एक्टिवेट हो गई। एक्टिविटी इओसिनोफिल ने क्या रिलीज करा? मेजर बेसिक प्रोटीन, जो डिस्ट्रॉय कर देगा पैरासाइट को। इसको हम एडीसीसी भी बोलते हैं।
एंटीबॉडी पे डिपेंड है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इओसिनोफिल्स डायरेक्ट पैरासाइट को नहीं डैमेज कर पा रहा है, वो एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट है। जब तक एंटीबॉडी उस पैरासाइट के साथ नहीं जुड़ेगी, इओसिनोफिल्स के साथ नहीं जुड़ेगी। और यही हमने पहले ही पढ़ा था अभी न्यूट्रोफिल्स के लिए कि जब तक आईजीजी उसके साथ नहीं जुड़ेगी, न्यूट्रोफिल उसके साथ नहीं जुड़ पाएगी। तो एक एंटीबॉडी डिपेंडेंट, एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है। और सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी है, यहाँ पे टॉक्सिक तो है, मतलब सेल ही टॉक्सिक है, मतलब यूसिनोफिल्स यहाँ पे सेल ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन एंटीबॉडी पे डिपेंड है वो, ठीक है। दिस इज एडीसीसी। आईजीई हमारे हेलमिंथिक इन्फेक्शंस के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इम्यूनोग्लोबुलिन डी क्या होती है, बेसिकली अभी तक जो इसका फंक्शन नोन है वो ये है कि जो डी एंटीबॉडीज होती हैं, आईजीडी एंटीबॉडीज, वो एक्ट करती हैं एज ए बीसीआर, सेम जैसे आईजीएम काम कर रही थी, मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट थी, वैसे आईजीडी अलग अलग शेप की प्रेजेंट रहती हैं बी सेल्स के ऊपर और एक्ट करती हैं एज ए बीसीआर। उसका कोई अदर फंक्शंस अभी तक नोन नहीं है। So yeah, this is all about this video lecture. I hope आपको ये lecture easily, simply समझ आया होगा. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. इस notes का PDF मैं आपको description box में available कर दूंगी. So thank you so much for watching.